गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका था। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट। तो अब देखिए ये तीनों कॉन्सेप्ट हमने पढ़ने हैं कि व्हाट इज़ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट क्या होता है। तो अगर हम बात करें इंटरनल कंट्रोल की, तो वी कैन से द सिस्टम ऑफ कंट्रोल ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ बिज़नेस के जितने भी एस्पेक्ट हैं, अगर हम उनके कंट्रोल का जो सिस्टम है या जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनके जो कंट्रोल का सिस्टम है उसको हम कहते हैं इंटरनल कंट्रोल, है ना। तो वी कैन से इंटरनल कंट्रोल इम्प्लाइज कंट्रोलिंग द इंटरनल वर्क ऑफ द बिज़नेस, कि बिज़नेस में जो भी काम हो रहा है उसको टोटली कंट्रोल करना, ताकि कोई भी पॉसिबिलिटी ना हो मैनिपुलेशन की, फ्रॉड की या फॉर्जरी की या कोई मिस्टेक की, है ना, और प्रॉफिट को बढ़ाया जा सके। तो इसका जो मेन पर्पस है वो कॉस्ट को कम करना और प्रॉफिट को बढ़ाना भी है। और अगर कोई मिस्टेक या फ्रॉड हो जाती है तो उसको पहले से ही डिटेक्ट करना है, ताकि जब एक्सटर्नल ऑडिटर आए तो उसको इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वी कैन से द सिस्टम कंट्रोल ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस इन ए प्लान्ड मैनर, कि हर एस्पेक्ट को ये प्लान्ड मैनर में कंट्रोल करता है ना। और इसके अलावा रिसर्च है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है, इस तरह के कंट्रोल भी इंटरनल कंट्रोल में इंक्लूड होते हैं। तो वी कैन से इंटरनल कंट्रोल में ये जो इंटरनल चेक है और इंटरनल ऑडिट है ये इसके पार्ट हैं, बट ओनली ये दोनों ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो वी कैन से इट इंक्लूड्स द होल सिस्टम ऑफ कंट्रोल, फाइनेंशियल एंड अदरवाइज। फाइनेंशियल तो इसके अंदर इंक्लूड होता ही है, इसके अलावा जो अदर डिपार्टमेंट हैं उनके काम को भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करता है। जैसे जो एसेट्स हैं, एसेट्स को भी देखा जाता है, उसकी सेफ गार्ड को देखा जाता है ना, और ऑर्डरली मैनर में वो रिकॉर्ड हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उनकी एक्यूरेसी को देखा जाता है, रिलायबिलिटी को देखा जाता है ना। तो इस तरीके से जो इंटरनल कंट्रोल है पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता है। आप देखिए अगर हम बात करें इंटरनल कंट्रोल की, तो देखिए डेफिनेशन आपको दी है स्पाइसर एंड पेगलर के अकॉर्डिंग कि इंटरनल कंट्रोल इज़ द बेस्ट रिगार्डेड एज इंडिकेटिंग द होल सिस्टम ऑफ कंट्रोल। तो इसको हम होल सिस्टम ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं, जिसमें फाइनेंशियल तो आते ही हैं बट एंड अदरवाइज मीन्स उसके अलावा भी जो डिपार्टमेंट हैं उन सब की कंट्रोलिंग भी इसमें आती है। एस्टेब्लिश बाय मैनेजमेंट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कि बिज़नेस को कंडक्ट करने के लिए जो मैनेजमेंट जो है वो डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश करती है, जिसमें इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो इसका पार्ट है। आप देखिए इसकी जो है वो इंटरनल कंट्रोल में 3 पार्ट आते हैं जिसको कि चेक किया जाता है। फाइनेंशियल तो है ही, फाइनेंशियल कंट्रोल तो होता ही है। उसके अलावा फर्स्ट वन इज़ ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल, कि फॉर एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल ये ज़रूरी हो जाता है कि जो इंटरनल ऑडिटर है वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को समझे, और जो रिलेशन है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में उसको भी समझे और उसको भी कंट्रोल किया जाता है। तो बाय डूइंग सो ऑडिटर कैन डिफाइन द स्कोप ऑफ हिज वर्क, कि उसने क्या काम करना है ना, कि उसने ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल में क्या क्या चेक करना है। तो इट इज़ हिज ड्यूटी टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेरी क्लियरली। ऑडिटर की ड्यूटी होती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को क्लियरली समझे, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग अपनी जो कंट्रोलिंग है वो कर सके, किस तरह से कंट्रोल करना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट कर सके। सेकेंड ऑब्वियसली इज़ अकाउंटिंग कंट्रोल, जिसको हम फाइनेंशियल कंट्रोल भी कहते हैं। तो इसमें जो अकाउंट्स कंट्रोल है, जस्ट लाइक जो फाइनेंशियल अकाउंट मेंटेन किए गए हैं वो रूल्स के अकॉर्डिंग है या नहीं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अगर की गई है तो उसको चेक करना, बजटरी कंट्रोल है तो उसको चेक करना। तो इट्स नॉट नेसेसरी टू डिस्क्राइब ईच ऑफ दीज इन डिटेल हेयर, कि सारी डिटेल यहाँ पर देना ज़रूरी नहीं है ना, लेकिन वो जितना भी फाइनेंस से रिलेटेड मैटर है वो सारा यहाँ पर उसको चेक करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, कि इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी इंटरनल कंट्रोल का ही पार्ट है। इसमें ये देखा जाता है कि जो मैनेजमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सही ढंग से काम कर रही है या नहीं। तो इसमें कॉस्ट, फाइनेंशियल कंट्रोल और कंट्रोल अकाउंट, है ना, वो भी इसके अंदर लिए जाते हैं। तो वी कैन से कि जो इंटरनल कंट्रोल है उसमें ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, और वी कैन से कि हर तरह का जो कंट्रोल है वो इसमें इंक्लूड होता है। आप देखिए ऑब्जेक्टिव, कि इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। सबसे पहला प्रोवाइडिंग द सेफ्टी ऑफ द एसेट, कि एसेट को सेफ्टी प्रोवाइड करना। इसके लिए क्या किया जाता है, फिज़िकल इंस्पेक्शन की जाती है एसेट्स की, कि जो एक्चुअल में जो एसेट हैं और जो बुक्स में शो की गई हैं, है ना, वो दोनों मैच होनी चाहिए। तो उसको खुद जाकर देखा जाता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एसेट्स टाइम टू टाइम एंड व्हाट इज़ द बुक वैल्यू ऑफ एसेट। इसी तरीके से एग्जामिन द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, कि अकाउंट्स की एक्यूरेसी को देखा जाता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को भी देखा जाता है कि वो करेक्टली रिकॉर्ड हुए हैं या नहीं।
और इसी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर सेट किए जाते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की भी हर एक्टिविटी को चेक किया जाता है। कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड सेट बाय इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल के द्वारा जो है वो स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, कंपेयर किए जाते हैं। जैसे हमने स्टैंडर्ड कोस्टिंग में पढ़ा था ना कि स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ कंपेयर किया जाता है, तो यहाँ पर भी जो ऑडिटर है, इंटरनल ऑडिटर, वो इस काम को कर सकता है। एंश्योरिंग कंप्लायंस विद द पॉलिसी ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ वर्क, कि वर्क की एफिशिएंसी को बढ़ाना, और वो कैसे बढ़ेगा? बाय इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ मटेरियल, प्लांट, कैपिटल, और वी कैन से इम्प्रूविंग द रनिंग ऑफ बिजनेस। तो इससे जो है वो वर्क की एफिशिएंसी को बढ़ाना भी इसका मेन ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो देखिए मेन ऑब्जेक्टिव में इसका एक तो फिजिकल इंस्पेक्शन है, और वी कैन से ईच एंड एवरी कंट्रोल, कि कंपनी में जो भी काम हो उन सबको इंटरनल ऑडिटर चेक करता है, और उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल कंट्रोल, जिसमें फाइनेंशियल कंट्रोल भी आता है, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल भी आता है, और एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल भी आता है। आप देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो बेसिकली 2 प्रिंसिपल हैं। एक तो अकाउंटिंग ऑफ एसेट, जब भी किया जाए तो फिज़िकली देखा जाना चाहिए कि आपने बैलेंस शीट में जो एसेट शो की गई हैं वो कितनी हैं, और फिज़िकली जो रखी हुई हैं वो कितनी हैं, है ना। उनकी वैल्यू को भी चेक किया जाना चाहिए, वैल्यूएशन ऑफ एसेट भी होना चाहिए। इसी तरह से डिवीज़न ऑफ वर्क, कि काम का बंटवारा भी किया जाना चाहिए एम्प्लॉयज़ के बीच में, और इस तरीके से किया जाना चाहिए कि एक एम्प्लॉय का काम दूसरा एम्प्लॉय जो है वो ईज़िली चेक कर ले, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं? डिवीज़न ऑफ वर्क। तो ये 2 प्रिंसिपल्स हैं जिसको कि ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है फॉर्म्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो डिफरेंट फॉर्म्स हैं इंटरनल कंट्रोल के, बेसिक फॉर्म्स हैं जिसको कि किया जाता है इंटरनल ऑडिटर के द्वारा। जिसमें देखो सबसे पहला है कैश कंट्रोल। ऑब्वियसली कैश बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हो जाता है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो जाता है। तो इसमें 3 काम आते हैं जो इंटरनल ऑडिटर करता है। एक तो 3 काम होते हैं जो अकाउंटेंट करता है। एक तो रिसीविंग कैश, एक पेइंग कैश, कि या तो इनकम होती है या एक्सपेंडिचर होते हैं, है ना, या तो कैश आता है या कैश जाता है। और थर्ड है मेंटेनिंग कैश बैलेंस। तो ये जो तीनों टास्क हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जो भी एम्प्लॉयज़ इसमें डील कर रहे हैं उन एम्प्लॉयज़ के काम को चेक करना इंटरनल ऑडिटर का काम होता है ना। क्योंकि करेक्ट एंड जस्ट डिवीज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग एम्प्लॉयज़, जो इंटरनल ऑडिटर है वो एम्प्लॉयज़ के बीच में काम का बंटवारा भी करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी बंटवारा करता है। नॉर्मली जो एम्बेजलमेंट होती है वो किसकी होती है? कैश ही होती है ना, और वो 2 या 2 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ मिलकर करते हैं। तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से जो इंटरनल ऑडिटर है वो इसको बड़े ध्यान से चेक करता है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है वो भी काफ़ी केयरफुली वो करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी सेट करता है। सेकेंड आता है जनरल फाइनेंशियल कंट्रोल। इसमें आता है कि सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स, कि उन्होंने जो P&L अकाउंट बनाए या फाइनेंशियल अकाउंट बनाए या सब्सिडरी बुक्स बनाई, या एफिशिएंट कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉयज़, है ना। तो कोऑर्डिनल जो रिलेशन है एम्प्लॉयज़ के साथ वो कैसा है उस चीज़ को भी देखा जाता है। तो इसलिए सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल इज़ वेरी नेसेसरी फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो। नेक्स्ट है कंट्रोल रिगार्डिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन, कि जो ट्रेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं जस्ट लाइक सेल एंड परचेज़, है ना। ट्रेडिंग बिजनेस भी हो सकता है और मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है। तो सेल एंड परचेज़ की ट्रांजैक्शन आई थिंक सभी बिज़नेस में होती है, किसी भी तरह का बिज़नेस है तो देयर शुड बी क्लियर एंड स्पेसिफिक रेगुलेशन फॉर परचेज़ एंड सेल, है ना। कि अगर कोई पिल्फरेज है गुड्स की तो दैट शुड बी एलिमिनेटेड, उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। परचेज़ ऑफ गुड्स है, रिसीप्ट ऑफ गुड्स, प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स इन हैंड, मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ सेम, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, तो इसलिए इसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए कि किस तरह से इसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है। सेल्स रिटर्न है, परचेज़ रिटर्न है, उसको किस तरह से रिकॉर्ड किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल रिगार्डिंग एम्प्लॉयज़ रेमुनरेशन, कि हालांकि बहुत थोड़ा अमाउंट जो है वो कंपनी का पेइंग सैलरी और वेजेस के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर भी कैश का मिस अप्रोप्रिएशन हो सकता है। इसलिए प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए मेंटेन करने का, कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं, उनको कितनी वेजेस दी जा रही है, कितने काम के लिए दी जा रही है, कितना डिडक्शन है, या रिकवरी ऑफ एडवांस अगर हो रहा है तो वो कितना हो रहा है। तो दैट शुड बी क्लियर इन एवरी एस्पेक्ट। नेक्स्ट है कंट्रोल रिगार्डिंग फिक्स्ड एसेट, कि फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड भी कंट्रोलिंग की जानी चाहिए, है ना। क्योंकि ये जो एसेट्स हैं बहुत कॉस्टली होती हैं, बहुत बड़ा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट होता है। तो इसलिए जो भी फिक्स्ड एसेट हैं उसको देखा जाना चाहिए कि उसका जो है वो फिज़िकल वैल्यू कितनी है, और बुक्स में आप कितना शो कर रहे हैं, प्रॉपर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन किया है या नहीं किया, डेप्रिसिएशन का प्रोविज़न बनाया है या नहीं,
कंट्रोल रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, है ना। तो फ्रॉड इन्वेस्टमेंट में भी होता है यूजुअली, कि बाहर आउटसाइड आपने इन्वेस्ट किया। तो यहाँ पर जो बिज़नेस के ऑनर हैं उनको भी कंट्रोल करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और वो ये चाहते हैं कि जो इंटरनल ऑडिटर हैं वो भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर नज़र रखें कि कहाँ इन्वेस्ट किया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है। कंट्रोल रिगार्डिंग स्टॉक, तो देखिए कंट्रोल रिगार्डिंग स्टॉक, तो स्टॉक इंक्लूड्स रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। तो यहाँ पर भी ये देखा जाना चाहिए कि इनका जो वैल्यूशन है वो किस तरीके से हो रहा है, और अप्रोप्रिएट सिस्टम है या नहीं फॉर कंट्रोलिंग द रिसिप्ट ऑफ गुड्स, इशू ऑफ गुड्स एंड सेफ्टी ऑफ गुड्स, कि जो भी गुड्स रखे जा रहे हैं उनका अप्रोप्रिएट सिस्टम रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा, तो इसको भी ध्यान से देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक होता है कि इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिटर। ऑडिटर की क्या ड्यूटी है? तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर कंपनी के अंदर है तो ऑडिटर शुड चेक द लेवल ऑफ एफिशिएंसी। यहाँ ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर की बात हो रही है कि जब वो कंपनी में आता है और वहाँ पर इंटरनल कंट्रोल है तो सबसे पहले वो ये देखेगा कि कितना वो एफिशिएंट है। वो उसके ऊपर ऐसे विश्वास नहीं कर लेगा, है ना, वो उसको चेक करेगा और फिर उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि उसने किस तरीके से काम करना है। तो इन एस्पेक्ट्स को उसने ध्यान में रखना है बिफोर टेकिंग द डिसीजन। सबसे पहला, ऑडिटर शुड स्टडी द प्रोडक्शन, बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी, इन सबको देखेगा, एंड शुड ऑल्सो स्टडी द नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ रिसिप्ट एंड डिस्पैच ऑफ गुड्स एंड कैश, कि कैश कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, कौन कौन सी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है। सेकेंड, ऑडिटर शुड स्टडी द मेथड ऑफ बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी की जो मेथड है उसको भी स्टडी करेगा, और इसी तरह से रिसिप्ट्स ऑफ गुड्स हैं, कैश हैं, अदर एसेट हैं, दैट शुड ऑल्सो बी एग्जामिन्ड, उनको भी चेक किया जाएगा कि उनको किस तरीके से रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरह से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम शुड ऑल्सो एग्जामिन्ड इन रिलेशन टू एंट्रीज बीइंग मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट में भी जो चेक एंट्रीज हुई हैं, है ना, उसको भी चेक करेगा कि वेरियस पर्सन की या वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस की अगर अकाउंट बने हुए हैं तो उनके बैलेंस को वो टैली करेगा। उसके बाद कुछ रिप्रेजेंटेटिव आइटम्स वो लेगा और उनको थोरोली चेक करेगा, है ना। तो इससे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक हो जाएगा कि वो कितना एफिशिएंट है। इसी तरह से थ्रू द यूज़ ऑफ प्रोसीड्यूरल टेस्ट, वो प्रोसीड्यूरल टेस्ट करेगा और वो देखेगा इनएक्यूरेसी अगर हुई तो उसके क्या रीजंस थे, है ना, और उसको भी वो फाइंड आउट करेगा कि अकाउंट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करते हैं या नहीं। तो इनको चेक करके फिर जो मतलब ये चेक करेगा कि ऑडिटर ने काम कैसा करना है। तो अगर ये जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है ये इफ़ेक्टिव है तो ये ऑडिटर के काम को कम कर सकता है, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम नहीं कर सकता। मतलब उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वही रहेगी अगर वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पर बिलीव करके, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे बिलीव करके अगर जो है वो ऑडिटर डिटेल में चेकिंग नहीं करता और कोई फ्रॉड या मिस्टेक अगर मिल जाती है तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी।